गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट के दोस्तों शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का सेशन दोस्तों या देखिए दोस्तों, इसमें अभी तक हम लोग 2020 से जितने सारे एग्जाम हुए थे दोस्तों टोटल समझिए ख़त्म कर चुके दोस्तों। 2023 का टोटल ख़त्म कर चुके दोस्तों। और आज दोस्तों हम लोग का होने वाला फ्रेंड्स देखिए 2023 का ये दोस्तों मतलब 2019 एग्ज़ाम का है, ये 28 जनवरी 2020 का सेशन है दोस्तों ये। और यह सेशन दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, आपकी आगामी परीक्षा जो अभी होने वाली दोस्तों जुलाई या अगस्त मंथ में होगा दोस्तों, तो उस एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यह रहने वाला है। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स। ये रहा दोस्तों हमारा 28 जनवरी 2020 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसका, यदि गुना से प्लस का अभिप्राय है। देखिए अगर बोल रहा है यहाँ पे गुना से प्लस, मतलब यहाँ पे गुना के बदला में प्लस कर दीजिएगा दोस्तों। उसी तो भागा के बदला माइनस, भागा यहाँ माइनस कर दीजिएगा माइनस। उसके बाद माइनस को गुना कर दिया जाता है और माइनस को यहाँ पे गुना और प्लस को यहाँ पे भागा कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर प्लस को भागा कर देते हैं तो कितना मानेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग भागा कीजिएगा। 6 भागा 2 कितना होगा 3, 3 हो जाएगा। अब 3 होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये गुना है, तो गुना का अभिप्राय क्या था, यहाँ पे गुना का अभिप्राय प्लस था। तो 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 प्लस 3 हो जाएगा। और सोलते यहाँ क्या होगा, सोलते 48 प्लस 3 यहाँ पे हो गया 48 प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे 48 प्लस 3 माइनस 48 प्लस 3, तो 54 3 57 में से 48 चला गया, कितना बचा दोस्तों 57 में से अगर 48 चला गया तो 7 2 9 बचा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगर ए को 1 कहा जाता है, ए को 1 BAR को 21 दोस्तों, बी का मान हो गया 2 1 18 18 3 21, सबका स्थान जोड़ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार ABROAD सबका अगर स्थान जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 41 हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गुट भाषा में ब्रेकडाउन को मतलब देखिए दोस्तों, ये ब्रेकडाउन को इस हिसाब से लिखा जाता है, तो ऑर्गेनाइज्ड को किस हिसाब से लिखा जाएगा दोस्तों। ब्रेकडाउन को अगर ऐसे लिखा जाता है तो ऑर्गेनाइज्ड को किस हिसाब से लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन है, देखिए ब्रेकडाउन में क्या क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 अक्षर इधर हो गया, 4 अक्षर इधर हो गया, अब बीच में 1 अक्षर हो गया। तो देखिए ये तीनों को दोस्तों इस ऐसे कैसे उल्टा करके यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस 1 क्या है और यहाँ पे माइनस क्या है सब में, और इसमें भी माइनस कर दिया। उसी हिसाब से यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड को हम करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे तो हमारा ये आंसर रहेगा दोस्तों, ये आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये कॉपी पर करने वाला फ्रेंड्स आप लोग कर लीजिएगा। चलते हम लोग दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यहाँ पे ए और बी भाई है दोस्तों। देखिए ए और बी क्या है, भाई है। ए और बी ये क्या होगा दोस्तों, ये भाई हो गया फ्रेंड्स, ये भाई हो गया। बोल रहा है सी ए का पिता है दोस्तों, सी जो है ये दोस्तों ये ए का पिता है दोस्तों। सी ए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सी होगा दोस्तों, सी ये सी देखिए यहाँ पर दोस्तों सी जो है, सी ए का पिता है दोस्तों, सी ए का पिता है। डी सी का पिता, डी सी का पिता, इसका भी पिता दोस्तों डी है, इसका भी पिता डी है दोस्तों, इसका पिता डी है फ्रेंड्स। उसके बाद ई बी का पुत्र है, ई जो है ये बी का पुत्र है, यहाँ पे ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। अब बोला डी का ई से क्या संबंध है, डी कौन है दोस्तों, ई का, डी जो है ये डी, ये ई का कौन है, ई का कौन है। देखिए सबसे पहले ई ये हो गया, पिता हो गया बी, पिता के पिता क्या हो गया, दादा हो गया, दादा का पिता क्या होगा, पर दादा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, पर दादा हमारा हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैथ और रीजनिंग ये कॉपी पे ही ठीक रहता है दोस्तों। उसी पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए
अगर यहाँ पे आर और आर का पहले नीचे का देखिए किस हिसाब से दोस्तों, जैसे यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे क्या है 2, 14 2, और यहाँ पे क्या है एफ का स्थान 6, 14 2 6, 14 2 6 में क्या करेंगे दोस्तों, 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया तो 12 बचा, अब 12 का था कितना हो जाएगा 6। एन का मान यहाँ पर डी का 4 हो गया, और भी का मान कितना है 22, 22 हो गया, 22, अब 22 में से 4 22 हो गया दोस्तों, 22 से 26 और 12 24। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे किस हिसाब से बना, फिर से यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों डी प्लस एन प्लस आर, 14 4 18, डी प्लस एन प्लस आर। ओ दोस्तों ये इस हिसाब से कर रहा है, हम ऐसे कर रहे थे, ये दोनों को जोड़ दिया तो ऊपर का आ गया, उसी प्रकार एल और एफ को जोड़ेंगे तो हमारा ऊपर का आ जाएगा, तो 12 और 6 18 आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए का 33%, यहाँ पे क्या दोस्तों ए का 33% बी के 55% के बराबर है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात कितना है दोस्तों, ए गुना 33/100 गुना बी गुना 55/100, ए का बी का अनुपात दोस्तों 5:3 हमारा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 220 मीटर लंबी ट्रेन, देखिए 220 मीटर लंबी ट्रेन है दोस्तों, याद ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 220 मीटर लंबी ट्रेन है दोस्तों, और उसके बाद देखिए ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है, 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रही, 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये दौड़ रही है, 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो कितने समय में यह एक आदमी को पार करेगी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज है, गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रही दोस्तों, ट्रेन की ये विपरीत दिशा में चल रही दोस्तों। ये देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रफ्तार से 220 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, कितने समय में यह एक आदमी को पार करेगी जो 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ रही है दोस्तों। तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो दोनों सापेक्ष चाल हमारा दोस्तों कितना निकल जाएगा, 66 निकल जाएगा। उसके बाद ट्रेन की लंबाई 220 है दोस्तों, तो व्यक्ति को पार करने में लगा समय निकालने में क्या करेंगे दोस्तों, ये दूरी गुना दोस्तों ये दूरी बटे दोस्तों ये चाल हम पूरा कर देंगे, और उसके बाद मीटर पर सेकंड निकालने के लिए 18/5 से इसको गुना कर देंगे, तो 12 सेकंड हमारा दोस्तों निकल जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 4.9 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 4.9 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों, तो 4.9 को 100% से गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, 4 से 90% हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यदि किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करना है, तो यदि कोई कार्य दोस्तों उसको हमें 10 दिन में पूरा करना है तो 270 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अगर 10 दिन में काम को पूरा करेंगे 270 व्यक्ति का आवश्यकता पड़ेगा। उसी कार्य को 180 व्यक्ति अगर करेंगे दोस्तों तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर 270 आदमी कार्य करता है तो 10 दिन में ख़त्म होता है, तो वही 180 आदमी अगर काम करे तो कितने दिन में ये समाप्त होगा दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, 270 व्यक्ति 10 दिन में काम खत्म करता है, तो एक व्यक्ति कितना दिन में काम खत्म करेगा, एक व्यक्ति के लिए देखिए 270 दिनों में तो 270 व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है। तो एक व्यक्ति का एक कार्य पूरा करता है दोस्तों, 10 गुना 270 हो गया, 180 व्यक्ति एक कार्य को पूरा करेगा, 180 व्यक्ति एक कार्य को पूरा करेगा, 10 गुना 270 बटे 180 मतलब 15 दिनों में एक काम को समाप्त कर देगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है दोस्तों, 31 से कम जितने अभाज्य संख्या दोस्तों को लिख लेंगे दोस्तों, उसके बाद उसको जोड़ देंगे तो 129 हमारा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व क्या है दोस्तों, तो इनमें से सभी दायित्व है दोस्तों। विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का परीक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, और नेक्स्ट शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का परीक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना और शिक्षण अधिगम की सामग्री विकसित करना। इसलिए विद्यालय के प्रधानाचार्य का दायित्व इनमें से सभी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने के रचनात्मक उपायों के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें। उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें दोस्तों, यही त्रुटियों की पहचान करिए, गलत है दोस्तों। व्याकरण के नियमों को रटना फटना ये सब गलत है दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर ये सही है। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, देखिए रचनात्मक भाषा सीखने के दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों को वास्तविक उदाहरणों और संदर्भों के साथ अंतः क्रिया करके भाषा के साथ सक्रिय रूप से संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उन्हें भाषा के प्राकृतिक उपयोग और व्याकरण के नियमों को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए, भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है दोस्तों। भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है दोस्तों। भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यही दोस्तों गलत है दोस्तों। सिर्फ उसी की बात कर रही है दोस्तों। यहाँ देखिए, प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, सही है दोस्तों। और उसके बाद देखिए, भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण में वर्तनी की शुद्धता के साथ साथ अन्य पहलुओं जैसे कि व्याकरण, वाक्य रचना, शब्दावली, शाब्दिक कौशल आदि पर भी बल दिया जाता है, अतः अन्य सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, उपलब्धि परीक्षण का। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षा। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कि उपलब्धि परीक्षण का, अचीवमेंट टेस्ट है दोस्तों। ये नियोजन परीक्षण नहीं होगा, अभिवृत्ति परीक्षण होगा, अभी क्षमता परीक्षण भी नहीं होगा। सोचते देखिए इसका, अध्यापक पात्रता परीक्षा में देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षण में उम्मीदवारों के शैक्षिक ज्ञान, कौशल और योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह एक उपलब्धि परीक्षण का उदाहरण है। उपलब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान, कौशल या क्षमताओं का माप करता है। इस प्रकार अध्यापक पात्रता परीक्षा उम्मीदवारों के अध्यापन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का आकलन करने का एक उपयुक्त तरीका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारक तो छात्रों को दंडित करना। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण दंडित करना। बाद बाकी बच्चों को गृह कार्य देना, सही है दोस्तों। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, बिल्कुल सही। प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान, बिल्कुल सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक छात्रों का दंडित करना है। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, न कि उन्हें डराना। दंड छात्रों को सीखने से रोक सकता है क्योंकि यह उन्हें डराता है और उन्हें शिक्षण प्रक्रिया से दूर कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को हमें निकालना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसमें किस हिसाब से घट रहा है या बढ़ रहा है दोस्तों। 19 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 19 में 4 जोड़ दिए, ठीक है। 23 में कितना जोड़े? 23 में 3 जोड़े हैं। उसके बाद 26 में 4 जोड़े हैं, फिर 26 में 4 जोड़े हैं, फिर 30 में 3 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़ेंगे, इसमें 37 हो जाएगा दोस्तों। 3 4 3 4 चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बीते हुए कल से पहले शुक्रवार था, तो परसों देखिए, बीते हुए कल से पहले अगर शुक्रवार था, बीते हुए कल, देखिए दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 26 का। देख लीजिए एक बार दोस्तों। देखिए दोस्तों 21 नंबर आप याद रखिएगा। 21 का आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। 1% का लॉस यहाँ पे हो रहा है। और 22 का हो जाएगा दोस्तों ये एक धनात्मक पूर्णांक, इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर यहाँ देखिए 23 नंबर का अगर इसका निकालते हैं दोस्तों, इसका 428 हो जाएगा दोस्तों। और इसका देखिए 21 का अगर आंसर निकालिएगा दोस्तों, तो ये देखिए लिए
और इसका दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन अगर सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, ये 10 लीटर इसका मिश्रण आएगा, पानी और मिलाना पड़ेगा। देखिए 25 नंबर अगर सॉल्व कीजिएगा तो 24 यहाँ पे आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और अगर 26 नंबर पर हम लोग आते हैं, ये 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है, ये होता है अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है, अनुकूल परिस्थितियों का निर्माता होता है। और 27 का हो जाएगा व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को, व्हील चेयर पर आने वाले बच्चों को इनमें से कोई भी दोस्तों ये कथन सही नहीं है दोस्तों। आते हैं हम लोग दोस्तों 28 पे, शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, यही शिक्षा में देखिए शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? तो ये अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। देखिए शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है। मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के मानसिक विकास, सीखने की प्रक्रिया और अधिगम शैली के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह ज्ञान शिक्षकों को अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षण करने में मदद करता है। देखिए क्या बोला जाए तो शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, यही इसमें सम्मिलित है दोस्तों। नेक्स्ट अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में, गलत सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, ज्ञान समाज की आवश्यकता पूर्ति करने में, ये सब गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, देखिए शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है। मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के मानसिक विकास, सीखने की प्रक्रिया और अधिगम शैली के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह ज्ञान शिक्षकों को अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षण करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है? इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए प्रसिद्ध है। इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है? इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए प्रसिद्ध है, डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए प्रसिद्ध है। सोल्यूशन देखिए, इवान इलिच एक ऑस्ट्रेलियाई रोमन कैथोलिक पादरी, धर्मशास्त्री, दार्शनिक और सामाजिक आलोचक थे जो अपने शिक्षा दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। उनकी 1971 की पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी आधुनिक समाज के शिक्षा संस्थागत दृष्टिगत आलोचना करती है जो सीखने को एक छोटे समय के अंदर संकीर्ण परिस्थितियों में सीमित करता है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है? सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है दोस्तों? बाल्यावस्था, शिशुवावस्था, किशोरावस्था किसमें है? शिशुवावस्था में, किशोरावस्था, एडोलसेंस इसमें शिशुवावस्था को इन्फेंसी बोला जाता है और बाल्यावस्था को चाइल्डहुड बोला जाता है दोस्तों, एडोलसेंस में। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाता है और अपनी भावनाओं, विचारों और मूल्यों को व्यक्त करता है। तथा तीव्र आत्म अभिज्ञता की विशेषता किशोरावस्था की है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने बारे में गहन जानकारी होती है और वह दूसरों दृष्टिकोण से अपने आप को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को देखिए दोस्तों, ये ENLN इस हिसाब से लिखा जाता है, तो बल्क हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो C3 हो गया, L12 O, देखिए यहाँ पे COM, तीनों COM प्लस -1 PU +1 और TR +1 उसी हिसाब से यहाँ पे BULKHEAD, इसको करने पे ये हमारा ये ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका इस हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि गुना का प्रयोग प्लस के लिए, गुना का प्रयोग अगर यहाँ पर प्लस के लिए करते हैं और उसके बाद प्लस के लिए और भागा का प्रयोग माइनस के लिए, तो निम्नलिखित समीकरण का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा 21 + 5 26 होगा, 26 और 29 39, 26 39
26 39 हो जाएगा हमारा, 26 39 हो जाएगा, 9 3 9 6 15, 3 2 5 1 6, ठीक है। 65 में से अगर 23 हम घटा देते हैं तो 5 में 3 2, 6 में से 2 को 4, ये दोस्तों हमारे यहाँ पे 42 आ जाएगा दोस्तों, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि जेड 26 नेट 39 तो नट क्या होगा? जेड 26 है, नेट मतलब 14 5 29 14 5 29 प्लस 20, 29 प्लस 20 क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा दोस्तों। नेट 39 तो 14 5 19 19 20 39 हो जाएगा दोस्तों। उसी पर इसके स्थान को भी जोड़ देंगे, 14 20 14 और 20 क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 34 34 21, 34 21 क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 20 50 3 53 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20। 24 ये दोस्तों 55 और ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 55। अब नेक्स्ट देखिए, ए डी का भाई दोस्तों, यहाँ पे है ए डी का भाई है दोस्तों, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, ठीक है। बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं दोस्तों, ये दोनों बहनें हैं। तो ए कौन है सी का? ए कौन है सी का? सी का कौन है? ये एक चाचा हो जाएगा दोस्तों, चाचा। नेक्स्ट देखिए, नीचे देगा जैसे लायन डेन, देखिए जैसे लायन डेन मतलब जैसे लायन मतलब शेर मांद में रहता है, उसी प्रकार रैबिट किस चीज़ में रहता है? ये रैबिट एक बिल में रहता है दोस्तों, बरो बिल में रहता है। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2023 को बुधवार था। देखिए 1 जनवरी 2023 को अगर बुधवार था, 2013 को बुधवार था, तो 2 जनवरी 2014 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? फिर देखिए 1 जनवरी 2013 को अगर बुधवार था तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? बुधवार है। और 14 देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2014 को जनवरी में चलेंगे तो एक दिन इसमें ऐड कर देंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा दोस्तों। और उसके एक दिन बाद की बात हो रही है, 2 तारीख का बात हो रहा है, तो बृहस्पति प्लस शुक्रवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बी से ए बड़ा है दोस्तों, यहाँ पे बी जो है, बी ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, परंतु सी से छोटा है, ई डी से बड़ा है, ई डी से छोटा है। यहाँ पे देखिए ई डी से छोटा है यहाँ पे, और उसके बाद ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, परंतु ई डी से छोटा परंतु ए से बड़ा है दोस्तों, ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा, अगर सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में अगर डी से छोटा है, डी यहाँ पे डी सबसे बड़ा हो जाएगा और ए सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? ई हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे विभिन्न उनपर में आगे क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 हो गया, 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 7। नेक्स्ट नीचे दिए गए विकल्पों में संबंध को ज्ञात कीजिए। जनवरी, जिस पर जनवरी के कितना महीना बाद नवंबर आता है दोस्तों, उसी प्रकार जनवरी मतलब महीना के आखिरी से एक मंथ पहले का है, उसी के बाद रविवार के आखिरी जो है उससे पहले एक दिन पहले क्या होगा? रविवार के एक दिन बाद क्या होगा? ये सोमवार हो जाएगा दोस्तों। जैसे जनवरी से अगर 2 महीना घटा देते तो नवंबर हो जाएगा दोस्तों, उसी के बाद रविवार से 2 दिन घटा देंगे तो शुक्रवार हमारा जो है, शुक्रवार। नेक्स्ट नीचे देखिए प्रश्न देखिए, श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात करना। देखिए 13 में से कितना इसमें ऐड हो रहा है? 14 ऐड हो रहा है इसमें कितना ऐड हो रहा है? 14 इसमें हो रहा है हमारा 9 हो गया, उसके बाद 4 से 2 29, यहाँ 14, यहाँ 29, 14 गुना 2 13 26 27 27 54 2 56, उसके बाद उसी प्रकार 56 गुना 2 प्लस 3 और 115 गुना 2 प्लस 4, ये 234 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए,
ऑप्शन नंबर सी मुक्ति, मुक्ति लिबरेशन है, लिबरेशन। सोल्यूशन देखिए इसका, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष होता है, इसे सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जैन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए जैन मत शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1982 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये वर्ष 1982 में मुक्त विद्यालय स्थापित किया गया था। देखिए सोल्यूशन इसका, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1982 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय BRAU द्वारा हैदराबाद आंध्र प्रदेश भारत में हुई, और यह भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था। इसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1982 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय BRAOU विश्वविद्यालय द्वारा हैदराबाद आंध्र प्रदेश भारत में हुई थी। इसका स्थापना 1982 में। यह भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था दोस्तों, याद रखिएगा, 1982 में। नेक्स्ट, विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई है? तो ये राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा। विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई है? ये NCERT द्वारा लागू की गई है। इसका सोल्यूशन देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने विद्यालय शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू किया, और NCERT ने 2009 में एक निर्देशित जारी किया कि जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। CBSE ने 2009 में कक्षा 9 के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू किया। 44 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया है? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। इसका सोल्यूशन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियम भारत का एक संघीय कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए है। यह कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 221 के के तहत संकल्पित कानून का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है। कौन सी नीति है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर त्रिभाषा सूत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र। देखिए, कोठारी आयोग 1964 से 66 में ने भाषा के संबंध में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। इसने माध्यमिक स्तर पर 3 तो ये फ्रेंड्स, कोठारी आयोग 1964 से 66 ने भाषा के संबंध में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। इसने माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था का परामर्श दिया था। इसे राष्ट्रीय स्तर पर 3 भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था का परामर्श दिया था। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में स्वीकार किया गया था। प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। मातृभाषा का क्षेत्रीय भाषा, केंद्र की राजभाषा का सह राजभाषा, मातृभाषा का क्षेत्रीय राजभाषा, केंद्र की राजभाषा का सह राजभाषा, और एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा। नेक्स्ट देखिए, किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? यह दोस्तों बौद्ध के दर्शन, बौद्ध दर्शन में दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, बौद्ध दर्शन के अनुसार वासना और तृष्णा मनुष्य की समस्याओं का मूल कारण है, क्योंकि वे दुख का जन्म देते हैं दोस्तों, दुख का जन्म देते हैं। और बौद्ध धर्म में दुख को दूर करने का एक मार्ग बताया गया है, जिसे 8 गुनी मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में वासना और तृष्णा और त्यागना और निर्वाण की प्राप्ति करना शामिल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है दोस्तों? अस्तित्ववादी ये सारत्री ये अस्तित्ववादी है। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है? तो सारत्री ये अस्तित्ववादी है। सोल्यूशन देखिए इसका, सारत्री एक प्रसिद्ध अस्तित्ववादी दार्शनिक है। इन्होंने अस्तित्ववादी की अपनी विचारधारा को अस्तित्व पहले गुण से पहले आता है के रूप में व्यक्त किया। इसका अर्थ है कि मनुष्य का पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपने लिए अर्थ और मूल्य निर्धारित करता है। तो इसके अनुसार दोस्तों निम्न से कौन अस्तित्ववादी है? तो ये सारत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार या शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबद्ध नहीं है दोस्तों? तो इसका देखिए बी नंबर में कि धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान, ये दोस्तों संबंध नहीं है दोस्तों। ज्ञान, मूल, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण, ये सब सही है दोस्तों। और उसके बाद सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन, भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का समाजीकरण। ठीक है दोस्तों, विद्यालय का मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें ज्ञान, मूल्य, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण, सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन और भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का समाजीकरण शामिल है।
धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान प्रदान करना विद्यालय का कार्य नहीं है, यह कार्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अतः यह शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा दोस्तों? तो ये है प्रकृतिवाद। प्रयोजनवाद नहीं दोस्तों, आदर्शवाद नहीं, प्रकृतिवाद दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में सभी जीव कर्मिक परिवर्तन द्वारा विकसित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा भी एक कर्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव और सीख से विकसित होता है। प्रकृतिवाद शिक्षा का वह संप्रदाय जो शिक्षा को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखता है। शिक्षा के दर्शन का संप्रदाय को डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा, वह प्रकृतिवाद है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स अपने इस सेशन का, भारतीय संविधान में निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 21 के ए में दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस अधिकार को लागू करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया है और अनुच्छेद 45 में राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और अनुच्छेद 42 में राज्य को बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 42 देखिए, अनुच्छेद 45 में राज्य को 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया दोस्तों। और अनुच्छेद 42 में राज्य को बाल श्रम को प्रतिबंध करने का निर्देश दिया दोस्तों, अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 51 बी में नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश भी दिया दोस्तों। अनुच्छेद 51 के बी में 42 में क्या है, राज्य को बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का निर्देश। 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश। और अनुच्छेद 21 के एक के अनुसार अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस अधिकार को लागू करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया था। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है यहाँ पे। और कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे शिक्षण कला एवं अनुदक्षता का 26 फरवरी 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने इस सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।